हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज हम BSOC 132 की यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, चेंजिंग इंडिया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया में जो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में ये जो यूनिटी और डाइवर्सिटी पाई जाती है ये कैसे है? प्लूरल सोसाइटी। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो इंडिया है वो एक प्लूरल सोसाइटी है, मतलब यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग जो अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, बिलीफ को फॉलो करते हैं, वो एक साथ रहते हैं। ओके, तो इंडिया में जो चेंज है वो डायनामिक चेंजेस है। ओवर टाइम द वे ऑफ लिविंग इन इंडिया कंटिन्यू टू इवॉल्व। एल्डर्स ऑफन हाईलाइट हाउ एवरीथिंग अराउंड देम चेंजेस रैपिडली कंपेयर टू देयर यूथ। जैसे कि हम देख रहे हैं इंडिया विकसित हो रहा है, एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे क्या है कि जो चेंज है वो धीरे धीरे सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए कई बार आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि हमारे समय में ऐसा होता था, आज के समय में ऐसा नहीं होता। ओके, चलिए अब देखते हैं अडेप्टिंग टू चेंज। अडेप्टिंग टू चेंज की इंडिया में जो चेंज है, बदलाव है, उसके लिए कैसे अडेप्टिंग की जाती है। तो सबसे पहला है कल्चरल इवोल्यूशन, दूसरा है इन्वेटिबल चेंज। देखिए, आपने एक बात तो सुनी होगी, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर एक चीज़ जो है वो परिवर्तित होती है। जैसे कि आप मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेके बात करें कि अगर मान लीजिए आप एक नदी के पास है और नदी में आपने जो है अपना मुंह धोया और नदी की धारा जो है वो हमेशा एक जैसी थोड़ी ना रहेगी। आपने जिस पानी को छुआ था पहले और उसके अगले ही क्षण जैसे आप दोबारा पानी में, नदी के पानी में हाथ डालेंगे तो वो पानी वो नहीं होगा जिसे आपने पहले छुआ था। ओके, इसी तरह से समय है, इसी तरह से हमारी सोसाइटी है, ये हर समय इवोल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो जो चेंज है उसको हम नहीं रोक सकते। कल बात करें कल्चरल इवोल्यूशन की। कल्चरल इवोल्यूशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड रिलेशनशिप इज ऑफन एक्सप्लेन थ्रू पर्सनल स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। कल्चरल जो इवोल्यूशन है वो मतलब थ्योरीज जो उसकी है, जो हमारे को लोक गाथाएँ मिलती है, उनमें हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक समय से दूसरे समय में जो है कल्चर का इवोल्यूशन हुआ, कल्चर चेंज हुआ। ओके, इनवेटिबल चेंज का मतलब होता है कि परिवर्तन तो होना ही होना है, चाहे कुछ भी कर लो। चेंजेस आर फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एनी सोसाइटी एंड आर क्रूशियल फॉर द ग्रोथ एंड अडेप्शन। चेंजेस जो है वो फंडामेंटल है किसी भी सोसाइटी में, बट ज़रूरी भी है क्योंकि इसी से ग्रोथ और अडेप्टेशन होता है। ओके, चलिए अब बात करें मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज की। सोशल चेंज का मतलब क्या होता है और किस तरह का होता है, तो डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। सोशल चेंज रेफर्स टू द अल्टरेशन इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल रिलेशनशिप। इट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फिजिकल चेंज और नेचुरल साइकिल। सोशल चेंज का मतलब ये होता है किसी भी सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होना, या जो सोशल रिलेशनशिप है, सामाजिक रिश्तेदारी या सामाजिक जो रिलेशनशिप है उसमें चेंज होना, ये फिजिकल चेंज से अलग होता है। जैसे कि ज्योग्राफी में हम पढ़ते कि वहाँ पहाड़ आई, वहाँ पे सुनामी आई, लेकिन हम सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई लोग मॉडर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, कोई ट्रेडिशनल वेज को फॉलो कर रहा है। तो ये जो कल्चर्स को हम देखते हैं ना, वो है सोशल चेंज। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस, सोशल चेंज इंक्लूड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ एक्शन एंड इंटरैक्शन इन सोसाइटी। यहाँ पे इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग सोशल चेंज क्या है, एक किसी सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होना या फिर किसी भी सोसाइटी के लोगों के जो एक्शंस है उनके पैटर्न में चेंज होना या उनकी वे ऑफ थिंकिंग में चेंज होना। ओके, चलिए अब बात करें की एस्पेक्ट ऑफ सोशल चेंज की। जो की एस्पेक्ट है वो सोशल चेंज के वो क्या क्या है, पहले हम बात करेंगे ब्रॉड कॉन्सेप्ट की। चेंज इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट बट नॉट ऑल चेंज इज़ कंसिडर्ड सोशल चेंज। मतलब चेंज जो है एक वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें सभी चेंजेस को हम सोशल चेंज कंसिडर नहीं करेंगे। सोशल चेंज स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्स चेंज इन नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चरल प्रोडक्ट्स एंड सिम्बल्स इन अ सोसाइटी। चेंजेस में हम उन चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे जिसमें कि जो हमारी मान्यताएं थी, रूल्स थे या कल्चरल प्रोडक्ट थे, उनमें चेंज देखने को मिला है। ओके, सोशल एंड कल्चरल चेंज क्या है? While social change pertains to changes in the social structure and relationship, cultural change refers to the variations in cultural phenomena like knowledge,
art and belief. Through abstract, this distinction help in understanding the different aspect of change. देखिए सोशल चेंज तो हो रहा है कि सोशल स्ट्रक्चर में चेंज है इसका मतलब, लेकिन अगर हम बात करें कल्चरल चेंज की, कल्चरल का चेंज का मतलब यह है कि जो कल्चरल फिनोमिना है जैसे नॉलेज, आर्ट और बिलीफ, उसमें चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल पुराने समय में ये माना जाता था कि सिर्फ ब्राह्मण्स जो है वही लर्न कर सकते हैं, वही पढ़ाई कर सकते हैं, वही जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमारी जो इंडियन सोसाइटी है जैसे जैसे इवॉल्व हुई, तो आज के समय में हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा जाति प्रथा नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें एक कास्ट को ही ये माना जाए कि वही पढ़ सकती है। अभी सब कास्ट जो है वो चेंज हो रही है, एजुकेटेड हो रही है। तो ये क्या है, एक ये सोशल और कल्चरल चेंज है। क्या है, एक सोशल और कल्चरल चेंज है। 3 एस्पेक्ट ऑफ सोशल चेंज। अब सोशल चेंज के हम 3 एस्पेक्ट देखेंगे। पहला एस्पेक्ट है प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन, दूसरा सोशो कल्चरल लिंक, तीसरा स्कोप एंड स्पीड। ओके, देखिए प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब आपको पता होगा, ज़्यादातर को पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देती हूँ। अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना। जैसे कि आपके कपड़े जब आप लेके आते हैं, न्यू क्लोथ्स लेके आते हैं मार्केट से, और आपको रेडीमेड क्लोथ्स का हम एग्जांपल ले लें तो हमेशा फिट एंड फाइन साइज़ नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम टेलर के पास जाते हैं कि सर इसको अल्टर कर दीजिए, इसको मेरी फिटिंग के अकॉर्डिंग कर दीजिए। अल्टर क्या होता है, चेंज करना। अल्टरेशन, process of alteration means process of changing. Okay, social change is the process of alteration without reference to the quality of change. मतलब जो social change है वो एक ऐसा alteration process है जिसमें सोसाइटी में चेंज हो रहा है, बट ये चेक नहीं किया जा रहा है कि किस तरह का चेंज हो रहा है, वो पॉजिटिव चेंज है या वो नेगेटिव चेंज है। जैसे कि आपने कई बार सोशल मीडिया पे कुछ शॉर्ट्स देखे होंगे या कुछ भी वीडियोस देखी होंगी, उसमें बताया जाता है कि नॉर्थ के जो लोग हैं पहले वो पल्लू नहीं रखते थे, साउथ के लोग पल्लू मतलब नॉर्थ के लोग पल्लू नहीं रखते थे सिर पे, जो महिलाएं थी वो सिर पे कपड़ा नहीं रखती थी, बट ड्यू टू ब्रिटिशर्स वो अपनी महिलाओं को बचाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने सिर पे जो है कपड़ा रखना शुरू किया। तो ये क्या है, एक सोशल चेंज है। ओके, इसका ये नहीं पता चला कि इसके इस तरह से नहीं देखा गया कि ये पॉजिटिव चेंज है या ये नेगेटिव चीज़ है, महिलाओं के लिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ चेंज हुआ। ओके, नेक्स्ट है सोशल कल्चरल लिंक। सोशल और कल्चरल लिंक, सोशल का मतलब क्या होता है, समाज, कल्चर मतलब जो उसकी धारणा है, जो उसका कल्चर है, और उसमें क्या लिंक है, changes in society are linked to cultural changes, making it useful to talk about social cultural change। देखिए सोसाइटी में चेंज होगा तो कल्चर में भी चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के समय में जो है ज़्यादातर जो मतलब महिलाएं थी वो महिलाओं के ऊपर मैं एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगी दोबारा से, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ अगर हमारी सोसाइटी में चेंज हो रहा है तो हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसमें भी चेंज हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, अब बात करें स्कोप एंड स्पीड ऑफ चेंज की। स्कोप एंड स्पीड जो है यहाँ पे सोशियोलॉजी में कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं है। सोशल चेंज बहुत धीरे धीरे होता है, और कभी कभी सोशल चेंज ड्रास्टिक भी हो सकता है, रैपिड भी हो सकता है, हम इसको कुछ नहीं कह सकते। ओके, सोशल चेंज कैन वेरी इन स्कोप, स्मॉल और लार्ज स्केल, एंड स्पीड स्लो और रैपिड। इट कैन बी साइक्लिकल और रिवोल्यूशनरी, शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। ओके, चलिए अब बात करते हैं इम्पैक्ट एंड एग्जाम्पल्स की। सोशल चेंज का क्या इम्पैक्ट हुआ और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशन, वर्क लेजर एक्टिविटीज, रोल्स, नॉर्म्स एंड इंटरेक्शन कैन डिसरप्ट द सोशल सिस्टम। एग्जाम्पल इंक्लूड इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टिंग मैनी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अल्टरिंग इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया ये हमारी बुक से दिया गया है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हमारी इंडियन सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है कि पहले के समय में हमारे पास ये जो एजुकेशन सिस्टम था ये नहीं था। हमारे पास गुरुकुल्स थे, हमारे जो गुरुकुल्स थे, वहाँ पे गुरुज जो है वो शिक्षा देते थे, बट जैसे ही हमारी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसकी वजह से गुरुकुल्स बंद कर दिए गए, और इसी वजह से जो हमारे जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमारी वैदिक जो जितनी भी गाथा है, जितनी भी संस्कृत चीज़ें हमें सिखाई जाती थी वो नहीं देखने को मिली। तो ये क्या है, एक सोशल चेंज और कल्चरल चेंज है। ये क्या एग्जाम्पल है सोशल चेंज का। सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंज, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या क्या होते हैं, जैसे कि फैमिली,
वर्क या फिर जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। ओके, तो चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशन, वर्क, लेजर एक्टिविटी, रोल्स, नॉर्म्स एंड इंटरेक्शन कैन डिसरप्ट द सोशल सिस्टम। अब दूसरा एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जैसे कि हमने देखा था कि जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी तो ज़्यादातर लोग गाँव से जाके शहरों में काम करना शुरू कर रहे थे। इस वजह से जो सोसाइटी है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे थे सोसाइटी के जिनको टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ कुछ स्ट्रक्चर्स को। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेचुरल एंड इन्वेटिबल। जो चेंज है ना वो बिल्कुल नेचुरल है और इन्वेटिबल है। जैसे आज के समय में हमारे पास एआई देखने को मिल रहा है, हमें चैट जीपीटी देखने को मिल रहा है, हमें जो है व्हाट्सअप देखने को मिल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। क्या हमारे स्कूल टाइम पे ये थी? नहीं थी। मैं जब स्कूल टाइम में थी नहीं थी मेरे पास ये चीज़ें, बट एज़ पर चेंजेस हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये क्या है? नेचुरल एंड इन्वेटिबल। नेचुरल है, चेंज होके रहेगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते और आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, आपको अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी। सोशियोलॉजिस्ट व्यू चेंज इज नेचुरल, इन्वेटिबल एंड कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ इन एवरी सोसाइटी। Focus is on changes in social structure, institution and relationship rather than individual experiences। हमें अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को नहीं फोकस करना है कि हाय मेरे को तो बुरा लग रहा है। जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई थी, प्रिंटिंग प्रेस जब डेवलप हुई थी, तो उस समय कुछ लोग जो हाथों से लिखते थे तो उनका तो धंधा चौपट हो गया। अब उनको तो बहुत बुरा लगा, वो मतलब क्या करें, लाठी लेके चल पड़े कि हमें तो ये नहीं चाहिए टेक्नोलॉजी। नहीं, टेक्नोलॉजी आके रहेगी, आप कितना भी फोर्स कर लो, बट आपको उस चीज़ को यूज़ करना सीखना है, प्रिंटिंग प्रेस को यूज़ करना सीखना है। ओके, चलिए अब अलाइड कॉन्सेप्ट और सोशल चेंज। सोशल चेंज के क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, अलाइड कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे? पहला कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलिटी ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज न्यूट्रल होता है, ना कोई बुरा चेंज होता है ना कोई मतलब अच्छा चेंज होता है। ओके, मतलब सोशल चेंज इज कंसिडर्ड अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, मीनिंग इट डज नॉट इनहेरेंटली इम्प्लाई गुड और बैड, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल आउटकम्स। इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन एक्सप्रेसेस कॉन्टिन्यूटी एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज। इट गोज बियॉन्ड मेयर ग्रोथ इन्वॉल्विंग इंट्रिंसिक चेंजेस नॉट ओनली साइज बट ऑल्सो इन स्ट्रक्चर। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? इवोल्यूशन। क्या? continuous change but in a particular direction. It goes beyond the mere growth। मतलब ग्रोथ के अलावा जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करें प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस इम्प्लाइज अ चेंज इन अ डायरेक्शन टूवर्ड अ फाइनल डिजायर्ड गोल। प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि हमें एक गोल हमने सेट कर लिया और हमें उस डिजायर्ड गोल के लिए काम करना है, हमें और चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, हमें उसी चीज़ पे फोकस करना है। जैसे कि हमारा 2047 के लिए एक विकसित देश बनने का लक्ष्य है। ओके, प्रोग्रेस का लक्ष्य है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी। हमने एक गोल सेट कर रखा है, वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। ओके, तो डेवलप्ड कंट्री के लिए हमने जो है स्टेप्स लिए, फॉलो कर रहे हैं हम उन स्टेप को, तो वी आर इम्प्लाइंग अ चेंज इन अ डायरेक्शन टूवर्ड अ फाइनल डिजायर्ड गोल्स। इट इन्वॉल्व्स अ वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। जैसे हमने एक लक्ष्य तय किया, उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या हम अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारे काम है, क्या उनसे हमारे लक्ष्य में आगे बढ़ने में हमें मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके, डिस्कशंस, it involves a value judgment, differentiating it from neutral nature of social change। differentiating changes, अब बात करते हैं differentiating changes के बारे में। not all changes are evolutionary और progressive। सभी change जो है सिर्फ progressive या evolutionary नहीं हो सकते। discussion on the direction of a change can occur without involving value judgment। मतलब हम कोई भी change हो रहा है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम कभी भी डिस्कशन कर सकते हैं बाय वैल्यू जजमेंट। इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएटिंग चेंजेस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करें हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। एग्जाम्पल इंक्लूड द डिमिनिशिंग साइज ऑफ फैमिलीज एंड द इंक्रीजिंग साइज ऑफ इकोनॉमिक यूनिट विच आर मैटर्स ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट। जैसे कि आपने देखा था कि जब हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, तकनीक विकसित हो रही थी,
तब उस समय में जो साइज़ है, गांव के लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे थे और शहरों में मतलब उनके पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि वो ज़्यादा बच्चे संभाल सके, या ज़्यादा बच्चों को संभालने के लिए उनके माता पिता उनके साथ हो। तो वो क्या करते थे, फैमिली छोटी रहे तो अच्छा रहे, इसीलिए स्मॉल साइज फैमिलीज़ हमें बाद में देखने को मिली। इस वजह से जो फैमिलीज़ का जो साइज़ है वो स्मॉल होता गया, मतलब पति पत्नी और 2 बच्चे या 1 बच्चा, प्लस जो इकोनॉमिकल यूनिट्स थे, जो जॉइंट्स थे, एलाइट्स थे, उनकी संख्या बढ़ने लग गई। ओके, चलिए अब बात करें वैल्यू न्यूट्रल टर्म की। वैल्यू न्यूट्रल टर्म, सोशियोलॉजी स्टडी सोशल चेंज विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट। सोशियोलॉजी जो है सोशल चेंज को स्टडी करते हैं बट उस पर कोई जजमेंट पास नहीं करते कि ये चेंज अच्छा था या ये चेंज बुरा था या ये चेंज इस वजह से हुआ। फोकसिंग ऑन द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी विदाउट लेबलिंग दैम एज गुड और बैड। देखिए अभी हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम क्या है, एक सोशियोलॉजिस्ट है। ओके, तो हमें जो है ना चेंज को पढ़ना है, समझना है, बट उसके लिए कोई भी वो नहीं करना कि अच्छा ये ऐसे इसकी वजह से हुआ, नहीं, ऐसा लेबल नहीं करना है, गुड या बैड नहीं बताना है, हमें सिर्फ स्टडी करना है। ओके, चलिए अब बात करें सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज की। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है और उसके सोशल चेंज के क्या क्या कंसेप्ट थे। ओके, पहला है इंट्रिंसिक लिंक टू चेंज। इंट्रिंसिक मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर से, लिंक टू चेंज। ह्यूमन सोसाइटी आर ऑलवेज इन ट्रांजिशन, मतलब जो ह्यूमन सोसाइटी है, मानव समाज जो है वो हर समय बदलता रहता है। एक्सपीरियंसिंग डायनामिक चेंजेस एंड इवॉल्विंग ओवर टाइम, हर एक समय चेंज होते हैं और इवॉल्व होता है। दिस चेंजेस इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन इन वैल्यूज, आइडियोलॉजीज, इंस्टीट्यूशंस एंड पॉपुलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल थीम ऑफ सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी की सेंट्रल थीम क्या है? सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, उसकी सेंट्रल थीम तो हमें पता होनी चाहिए ना। तो द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ चेंज। सोसाइटी को जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि क्या क्या चेंजेस सोसाइटी में हो रहे हैं। तो चेंज इज़ द सेंटर कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। ओके, फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी लाइक अगस्त कोमते, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाल दर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स emphasizes the themes of change in their work। जो हमारे मेन सोशियोलॉजिस्ट हुए जैसे कि अगस्त कोमते, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाल दर्खिम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, इन सभी ने जो अपनी अपनी थ्योरीज दी है ना सोसाइटी के लिए, उनमें सब में यही बताया कि किस तरह से सोसाइटी चेंज हो रही है। ओके, तो इनकी जो थीम थी वो चेंजेस इन देयर सोशल चेंजेस इन देयर वर्क। ओके, चलिए हम बात करते हैं अर्लियर सोशियोलॉजिकल राइटिंग। जो सबसे पहली जो सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स थी, शुरुआती जो सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स थी, इनिशियली द टर्म डेवलपमेंट एंड चेंज आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। मतलब डेवलपमेंट और चेंज को एक ही तरह से माना जाता था कि अगर कोई चेंज हो रहा है ना तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, टर्म्स लाइक चेंज, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस वर समटाइम्स कन्फ्यूज्ड और कंबाइंड। मिड 20th सेंचुरी पर्सपेक्टिव, मिड 20th सेंचुरी की बात करें हम, उसमें क्या पर्सपेक्टिव था? द कंसेप्ट ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट वर प्राइमरली व्यूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मिड 20th सेंचुरीज में चेंज या डेवलपमेंट को ये माना जाता था कि ये तो लोग भाई मॉडर्न हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मॉडर्न हो रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट माना जाता था। द कंसेप्ट ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट वर प्राइमरली व्यूड एज द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, के मॉडर्न हो रहे हैं इस वजह से कि चेंज हो रहे हैं। जैसे कि आपने घरों में कईयों में देखा होगा कि कोई बच्चा अगर मतलब अलग तरह के कपड़े जो उनके कल्चर में नहीं पहने जाते वो पहनना शुरू कर दे, अलग तरह का खाना शुरू कर दे, तो वो चेंज कर रहा है अपनी हैबिट्स में। तो उसको क्या बोलते हैं घर वाले, ज़्यादा मॉडर्न मत बन, जो अपना खाना है ना वही खा ले चुपचाप, ऐसे बोला जाता है ना। तो यही है कि जो मिड 20th सेंचुरी थी उसमें डेवलपमेंट और चेंज को एज अ मॉडर्नाइजेशन सपोज किया जाता था। सोशल थिंकर्स फोकस्ड ऑन द कॉन्टीन्यूस ट्रांजिशन एंड डायनेमिक चेंजेस इन ह्यूमन सोसाइटी। जो सोशल थिंकर्स थे उन्होंने फोकस किया है कि कॉन्टीन्यूस ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, डायनेमिक चेंजेस क्यों हो रहे हैं ह्यूमन सोसाइटी में। ओके,
चलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट एंड चेंज एज इंटरचेंजेबल एंड लॉजिकली रिलेटेड टर्म। जो डेवलपमेंट है और चेंज है, मैंने आपको बताया ना कि डेवलपमेंट और चेंज को एक ही टर्म के रूप में पहले माना जाता था, तो उसको कैसे उन्होंने इंटरचेंजेबल और लॉजिकली रिलेटेड बताया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगस्त कोम्ते की। देखिए यहाँ पे हमारे पास अलग अलग सोशोलॉजिकल थिंकर्स है। ये सिर्फ आपका इग्नू में ही नहीं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे या कोई और तैयारी करेंगे तो यहाँ पे जो थिंकर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप इस लेक्चर को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, मैं हर एक चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। Auguste Comte viewed social change during the early industrial revolution as the evolutionary process. अगस्त कॉम्ते ने सोशल चेंज को अर्ली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में समझा था और बोला था कि ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। बिलीव्ड इन इवोल्यूशनरी चेंज थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, linked progressive change with the development of intellect moving from metaphysical non scientific to positive scientific thought। देखिए जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे अगस्त कोम्ते ने सोशोलॉजी स्टार्ट की थी, सोशल चेंजेस को व्यू किया था और उन्होंने बोला था कि जो सोशल चेंज है ना, ये एक सीरीज ऑफ स्टेजेस के थ्रू होता है। मतलब सिंपल स्टेज से कॉम्प्लेक्स स्टेज तक जो है सोशल सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है। और उन्होंने बोला था कि अब जो सोसाइटी है ना वो डेवलप कर रही है इंटेलेक्ट को, और जो है मेटाफिजिकल यानी कि आत्माएं, जादू, परमात्मा या फिर पुनर्जन्म, इन सब चीज़ों से उठकर पॉजिटिविज्म साइंटिफिक जो थॉट है उसकी तरफ बढ़ रही है। ये किसने बोला था? अगस्त कोम्ते ने। ओके, नेक्स्ट बात करें हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ट्रीटेड ह्यूमन सोसाइटी एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। इन्होंने तो सोसाइटी को क्या समझा? एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि इंसान है वो भी एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। स्टडिंग डेवलपमेंट एज अ चेंज फ्रॉम विद इन। जो चेंज है ना वो सोसाइटी में अपने आप होता है, उसको कोई मतलब ये नहीं है कि किसी भी फैक्टर की वजह से होता है, वो है, होगा वो चेंज। propounded an analogy between society and an organism where structural complexity with increases with size। उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे किसी जानवर में होता है, जितना बड़ा जानवर होता है उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, इसी तरह सोसाइटी जितनी बड़ी होगी, जितनी डेवलप्ड होगी, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें या फिर हम एक जो है छोटे से कीड़े की बात करें तो उसको स्टडी करना बहुत आसान है। बट जब हम किसी बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसमें कि हमें उसका मेटाबॉलिज्म, उसका सेल स्ट्रक्चर, उसके जो बिहेवियर है, इमोशनल पैटर्न है, उन सब कुछ सीखना पड़ेगा। इसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था कि जो सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है। ओके, ड्रू पैरेलल्स बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने पैरेलल्स बताए थे सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इमाइल दर्किम के बारे में। इमाइल दर्किम conceived society in an evolutionary scheme and emphasize social solidarity। उन्होंने बोला था कि जो सोसाइटी है ना वो हमारी इवोल्यूशन से गुजर रही है। किससे गुजर रही है? इवोल्यूशन से, मतलब अंदर ही अंदर चेंज होता जा रहा है सोसाइटी में और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये डेवलप हो जाएगी। और उन्होंने बोला था कि हम जो जितने भी सोशल पीपल है, मतलब जितने भी लोग हैं, उन सबको इकट्ठा होना चाहिए, सोशल सॉलिडारिटी होनी चाहिए, मतलब एकता की भावना होनी चाहिए। डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी। इमाइल दर्किम ने 2 टाइप की सॉलिडारिटी बताई थी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में भी बताई थी, यूनिट 1 में। अब फिर से बता देती हूँ। इमाइल दर्किम ने 2 टाइप की सॉलिडारिटी बताई थी। फर्स्ट है मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड दूसरी है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है? जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जिसमें कि कोई भी ग्रुप या ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो मतलब इकट्ठा होकर रहती है बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, उसको हम बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और नेक्स्ट बात करें ऑर्गेनिक की, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है बट दोनों के विचार अलग है, फिर उसको हम बोलते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फिर भी वो एकता की तरह रहती है, एकता से साथ रहती है। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सप्लेन सोशल चेंज एज अ रिजल्टिंग फॉर्म ऑफ चेंज इज मॉरल बॉन्ड, सोशल सॉलिडारिटी एंड प्रोसेस ऑफ रिवॉल्यूशन। उन्होंने बोला था कि सोशल चेंज की वजह से जो मॉरल बॉन्ड्स है, सोशल सॉलिडारिटी है, वो भी चेंज होती है। और उन्होंने
सोशल इवोल्यूशन का प्रोसेस भी बताया था। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे जो थिंकर है वो है मैक्स वेबर, सोशियोलॉजिस्ट। एग्जामिन डेवलपमेंट एंड चेंजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने ये बताया था कि कैपिटलिज्म की वजह से किस तरह सोसाइटी में डेवलपमेंट या चेंज होता है। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद। ओके, highlighted the importance of culture, belief and values in development, investigated how religious and ethical beliefs influence societal development and change। देखिए मैक्स वेबर ये मानते थे कि कल्चर की वजह से चेंज होता है। उनके अकॉर्डिंग जो है मैक्स वेबर ने ये बोला था कि इंडिया जो है ना एक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच कंट्री है, मतलब यहाँ पे विकास होने के ज़्यादा चांसेस है, बट यहाँ पे विकास क्यों नहीं हुआ। जैसे कि हमने मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा कि वहाँ पे इतना न्यूट्रिएंट रिच सोर्स नहीं है, उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी वो डेवलप्ड है। बट हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हुए भी हम डेवलप्ड क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पहले ही ऑब्जर्व किया था इंडिया में कि यहाँ का ये जो कल्चर है ना, ये डेवलपमेंट को प्रोत्साहित नहीं करती, ये डेवलपमेंट की तरफ नहीं देखता, बल्कि जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे जो है डेवलपमेंट को समझा जाता है, डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे रिसोर्सेज ना होते हुए भी डेवलपमेंट हुई। ओके, हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ इन डेवलपमेंट, इन्वेस्टिगेटेड हाउ रिलीजियस एंड एथिकल बिलीव्स इन्फ्लुएंस सोसाइटल डेवलपमेंट एंड चेंज। ओके, उन्होंने ये देखा कि किस तरह से जो धार्मिक मान्यता है या एथिकल बिलीव्स है उनकी वजह से डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स अलोंग विद फ्रेडरिक एंगेल्स आर्ग्यूड दैट सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट वर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इनका जो कॉन्सेप्ट था ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इन्होंने कहा था कि मतलब देयर इज़ अ कंसेप्ट, जैसे कि जो लोअर क्लास है और एक अपर क्लास है। लोअर क्लास के जो लोग हैं वो उनके बीच में और अपर क्लास के बीच में सॉरी लोअर क्लास के बीच में और अपर क्लास के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कि लोअर क्लास अपना काम करेगी, अपनी सिर्फ जीविका कमाएगी और अपनी फैमिली को समय देगी। अपर क्लास जो वो प्रॉफिट कमाएगी और उनको काम करने का सोर्स देगी। ओके, तो इस वजह से उन्होंने बोला था कि ये जो सोशल चेंज है ना ये बिकॉज ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो बड़े लोग हैं, जो एलाइट लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, वो क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज ओपन करते हैं, उसमें मज़दूरों को लगाते हैं और मज़दूरों को उतनी ही दिहाड़ी देते हैं, उतना ही खर्चा देते हैं जिससे कि वो उस दिन का पेट भर सके, नेक्स्ट डे का खाना वो ना बना पाए। जिससे कि क्या होता था कि उन्हें रोज़ मजदूरी करनी पड़ती थी। तो ये उनका मानना था जो है हमारे कार्ल मार्क्स का। ओके, और उन्होंने ये बोला था कि ये जो सोसाइटल चेंज है ये बिकॉज ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, फोकस्ड ऑन डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन प्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उन्होंने बताया था कि जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो इक्वल नहीं है। व्यूड क्लास स्ट्रक्चर एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, फेवरिंग रेडिकल ब्रेक्स ओवर ग्रेजुअल इवोल्यूशन। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से ये जो पूंजीवाद लोग, मतलब जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है या जो भी बड़े लोग हैं छोटे लोगों को जो है दबा रहे, एक दिन ऐसा आएगा जब ये जितने भी छोटे मजदूर हैं ये मोर्चा निकालेंगे, ये मतलब एक आंदोलन करेंगे जिसकी वजह से ये जो बड़े लोग हैं ये नीचे आ जाएंगे और फिर ये जो छोटे लोग हैं मजदूर हैं इनका शासन होगा। इन कार्ल मार्क्स का ये मानना था। ओके, चलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट एंड चेंज एज मॉडर्नाइजेशन। अभी हमने देखा था कि डेवलपमेंट और चेंज को क्या बोला जाता है, मॉडर्नाइजेशन। कोई मतलब मान लीजिए चॉपस्टिक से खाना खाना सीख रहा है तो उसके घर में क्या बोलता है, ज़्यादा मॉडर्न मत बन, खाना खा ले हाथ से। तो इस तरह से डेवलपमेंट और चेंज को एक मॉडर्नाइजेशन के रूप में देखा जाता था। इसमें विल्बर्ट मोरे क्या कहते हैं, विल्बर्ट मोरे इन 1951 viewed social change as a total transformation of a traditional or pre-modern society into a technology dependent social organization। इन्होंने क्या कहा था कि जो सोशल चेंज है ना वो एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें जो हमारी पुरानी सभ्यता है, पुरानी समाज है, वो मतलब ट्रेडिशनल वेज को छोड़कर मॉडर्न टेक्निक्स को फॉलो करेगा। एम्फसाइज द डेवलपमेंट टेक्स फ्रॉम विद इन अ सोसाइटी एंड फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न इन ऑल सोसाइटी। मतलब अगर एक
सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है, अंदर से डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको सभी सोसाइटीज़ जो है सिमिलर पैटर्न में फॉलो करना शुरू कर देती है। जनरल कंडीशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्लूड चेंजेस इन वैल्यू, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेशन। द एंड रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोस्पेरिटी एंड रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए, जैसे कि हमारे मतलब पुराने समय की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे दादाजी मेरे को सुनाते थे कि एक आदमी है, उसकी बेटी की शादी करनी है, ठीक है। अब उस आदमी के पास 2 रिश्ते आते हैं, ठीक है। उस आदमी ने शर्त रखी कि जो 100 रुपये लेके आएगा, क्योंकि उस समय पुराने समय में 100 रुपये भी बहुत मायने रखते थे। उस आदमी ने शर्त रखी जिसके पास 100 रुपये होंगे ना, मैं उस आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। ओके, तो एक आदमी आया कि उसने बोला कि मेरे पास 100 रुपये नहीं है, मतलब 100 रुपये नहीं है, पर अगर तुम बोलोगे तो 100 से ज़्यादा इकट्ठे कर दूंगा, मेरे पास इतने दोस्त हैं, इतने करीबी रिश्तेदार हैं। ओके, दूसरा ये बोलता है मेरे पास 99 रुपये है, बस 1 रुपया कम है। तो अब आप बताइए कि वो आदमी अपनी बेटे की शादी किसके साथ करेगा? क्या उसके साथ करेगा जिसके पास 100 रुपये है ही नहीं बट वो 100 रुपये इकट्ठा करने की ताकत रखता है, या फिर उससे करेगा जिसके पास 99 रुपये है या फिर 1 रुपया कम नहीं है और वो इकट्ठा भी नहीं कर सकता वो 1 रुपया? तो मेरे दादाजी कहते थे कि उसने अपनी बेटी की शादी उसके साथ की जिसके पास 100 रुपये नहीं थे। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? कहते हैं कि पुराने समय में इंसान की कीमत होती थी, पैसों की कीमत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जिस इंसान के अंदर इतनी काबिलियत है, उसके इतने रिश्तेदार है, उतनी अच्छे संबंध है कि वो 100 रुपये कभी भी इकट्ठा कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। इसी तरह ये एक सोशल वैल्यू थी पुराने समय में। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहाँ पे लोग इंसान की कीमत को छोड़ के पैसों की कीमत पे जोर देने लगे। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वही ज़्यादा अच्छा इंसान है, जिसके पास पैसे नहीं है वो अच्छा इंसान नहीं है। तो विल्बर्ट मोरे ने भी यही कहा था कि जो सोशल चेंज है ना वो जनरल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो क्या है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, फैमिली में, स्कूल्स में क्या सिखाया जा रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन या मोटिवेशंस क्या है हमारे। तो इस वजह से जो सोशल चेंज है वो इन्फ्लुएंस होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं डेवी एमसी क्लैंड की। इन 1961 David highlighted the importance of internal factors like values and motive in shaping individual destinies. डेविड ने भी यही कहा था कि जो इंटरनल फैक्टर है, जैसे कि किसकी क्या वैल्यू सिस्टम है या क्या मोटिव है लाइफ में, उस वजह से उनकी जो डेस्टिनी है, उनका जो भविष्य है वो बनता है, किस्मत खुलती है। ओके, लिंक्ड इश्यूज लाइक बैकवर्डनेस, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन टू ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थॉट। उन्होंने ये पता लगाया कि किस तरह से बैकवर्डनेस, गरीबी या फिर मेल न्यूट्रिशन ना होने की वजह से कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। suggested that educational program and technical aid aimed at increasing the need for achievement can help solve this problem. उन्होंने ये बोला था कि या तो हम जो लोग जिनके पास संसाधनों की कमी है उनको एजुकेशन के थ्रू जो है उनको बढ़ाएं आगे, या जिनको मेल न्यूट्रिशन है उनको टेक्निकल एड प्रोवाइड करें, जिससे कि वो जो है अचीवमेंट की जो नीड है वो ज़्यादा बढ़े और ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व की जाए। शायद इसी वजह से हमारी जो सरकार है वो एजुकेशन सिस्टम पे जोर देती है। जो हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, वहाँ पे मिड डे मील का सिस्टम है, क्यों है? क्योंकि मतलब मेल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा पहले से ही स्टार्टिंग से ही उसको खाना नहीं मिला, अच्छा भोजन नहीं मिला है, कहते हैं जितना अच्छा भोजन, जितना अच्छा न्यूट्रिशन हमारे अंदर जाएगा उतने ही तो अच्छे हम इंसान बनेंगे। हमने खाया कुछ नहीं, कहते ना खाली गिलास में से क्या निकालोगे, अगर उसके अंदर पानी डालोगे तभी तो पानी आएगा गिलास में से, तभी तो पानी पी पाओगे। दैट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट। ओके, concluded that modernization or development could be achieved through the diffusion of culture, ideas and technology. उन्होंने बोला था ये जो हमारा कल्चर है ना, अच्छा जो कल्चर है और अच्छे जो आइडियाज़ है और अच्छी जो टेक्नोलॉजी, उसको हमें डिफ्यूज़ करना चाहिए, हर एक तक पहुंचाना चाहिए, तभी हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की। ऐसे लोग जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को गलत मानते हैं और ये मानते नहीं होनी चाहिए, तो उनमें से नाम आता है A.G. फ्रैंक का, जिन्होंने 1967 में बोला था
criticized modernization theories for being inadequate from a policy perspective. जो एजी फ्रैंक थे उन्होंने बोला था कि चलो तुमने अपने अपने कॉन्सेप्ट तो बता दिए, बट तुमने ये नहीं बताया कि इन कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए हमें किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए. तो उन्होंने बोला था कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ठीक है, बट इसमें कंप्लीट पता नहीं चलता कि किस तरह की पॉलिसी पर्सपेक्टिव हमें फॉलो करनी चाहिए. आर्ग्यूड दैट दिस थ्योरीज फेल टू डिफाइन द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस इन डेवलपिंग कंट्री एक्यूरेटली. उन्होंने बताया था कि इन्होंने हिस्टोरिकल तो सब कुछ बता दिया, बट ये मतलब बता नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से डेवलपिंग कंट्री में सोशल और कल्चरल चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिक प्रोसेस कैसे चेंज होते हैं. रिप्लेस द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट असर्टिंग दैट डेवलपमेंट डज नॉट नेसेसरली अकर इन होल सोसाइटी, अडॉप्टिंग वेस्टर्न इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इन्होंने ये भी बोला था कि जो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनका पैटर्न फॉलो करके सभी डेवलपिंग कंट्री डेवलप नहीं हो सकती है. हर एक कंट्री के लिए एक स्पेसिफिक मॉडल हमें फॉलो करना चाहिए. ओके चलिए. यस, सोशल चेंज, स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो सोशल चेंज क्या है, एक न्यूट्रल टर्म है. स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, चेंज इन द ओवरऑल सोसाइटी. कल्चरल चेंज क्या है, कल्चर में चेंज होना. ओके आप इसको पढ़ लीजिएगा. चलिए, वेट फॉर अ मिनट. यहाँ से स्टार्ट करना है. अंडरस्टैंडिंग चेंज इन इंडिया. तो चेंजिंग इंडिया, अब हम बात करेंगे सोशल चेंज इन इंडिया. तो चेंजिंग इंडिया जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत बात की है स्टार्टिंग में, बट अब फिर से करेंगे. इंडियन सोसाइटी इज़ अ कॉन्स्टेंट ट्रेडिशन अंडरगोइंग कॉन्टीन्यूस चेंज बोथ कल्चरली एंड स्ट्रक्चरली, जिसको कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लोर द फैक्टर्स ड्राइविंग दिस चेंजेस विद सोशो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. देखिए इंडिया में चेंज हुआ है, बहुत मैसिव चेंजेस हुए हैं, बट ये क्यों हुए हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडिया में चेंज हुआ है. तो सबसे पहले बात है प्लूरलिटी एंड यूनिकनेस. इंडिया जो है एक प्लूरल सोसाइटी, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं. India's vast diversity in tradition and the caste system contribute to its unique identity. बात करें मॉडर्नाइजेशन की. मॉडर्नाइजेशन इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न्स टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक नॉलेज. देखिए मॉडर्नाइजेशन मतलब ये होता है कि ग्रेजुअल शिफ्ट, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस या पैटर्न्स हैं उनसे हटकर हमें जो है न्यू मॉडर्न तरीक़ों को अपनाने का. ओके. इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो प्रोसेस लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर कॉन्टीन्यूसली अनफोल्डिंग. इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है इंडिया की. वो किस तरह से हो रही है, मतलब यहाँ पे शहरीकरण हो रहा है बहुत सारी जगहों का, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और कॉन्टीन्यूसली ये जो है चेंज होती जा रही है चीज़ें. कोलोनाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत पड़ा है इंडिया पे. कोलोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, फिर उसके बाद मुगल्स आए, पहले मुगल्स आए फिर ब्रिटिशर्स आए. तो कोलोनाइजेशन बाय द ब्रिटिश ब्रॉट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंज इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. देखिए जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था अपने जाते जाते, मतलब उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे. जैसे कि उन्होंने ट्राइब्स, मतलब जो हमारे आदिवासी समुदाय थे उनको अलग कर दिया, उनको बिल्कुल एक अलग फॉर्म में मतलब हमको रिप्रेजेंट किया कि ये जो लोग हैं ये अच्छे नहीं हैं, ये बुरे हैं, और मतलब उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया आदिवासी लोगों को. जब आप ट्राइब्स का 3rd यूनिट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल लोगों को बिल्कुल ही अलग कर दिया ताकि वो नॉर्मल समाज में ना अपनी जगह बना पाए. इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने जो हमारा पुराने जो सिस्टम था उसको हटा के बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो हमारा यूपीएससी है वो भी उसी की देन है, तो एक बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे लेके आए ब्रिटिशर्स. मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन वर अनइंटेंडेड चेंजेस ब्रॉटेड बाय कॉलोनाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलरिज्म मतलब सभी धर्मों का सम्मान और सभी धर्मों का सहयोग, जो सेक्युलरिज्म होता है वो भी ब्रिटिशर्स की वजह से ही आए, जबकि वो चाहते नहीं थे फिर भी आए. ओके चलिए अब बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की.
पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज की टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ही ऐसी एक तरीका था जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते थे। कॉन्ट्रास्टिंग एग्रीकल्चरल सोसाइटी विद इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अर्बनाइजेशन इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड मूवमेंट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज लीडिंग टू चेंजेस इन कल्चरल पैटर्न एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, अर्बनाइजेशन की वजह से जो हमारा स्ट्रक्चरल पैटर्न था, जो गांव के लोग थे वो शहर की तरफ जा रहे थे, तो अर्बनाइजेशन हो रहा था। इससे जो हमारी सोसाइटी ना उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुए, कल्चरल पैटर्न्स में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पैटर्न हुए। देखिए, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी, आप उससे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ही गाँव के लोग शहरों की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि भाई एक आदमी की कमाई से, एक पर्सन के कमाने से घर नहीं चलेगा, हमें दोनों को कमाना पड़ेगा। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाने के लिए जाने लग गए। अब वाइफ पहले घर में काम करती थी और हस्बैंड जाते थे, बट अब जो महिला है वो भी बाहर जाने लग गई। ओके, तो अब पहले क्या करती थी, महिलाएं घर में रहती थी तो घर के बहुत सारे काम वो फ्री टाइम में कर पाती थी। जैसे कि मिर्ची सुखाने का एग्जांपल ले लेते हैं। मिर्ची उन्होंने धूप में सुखाई, उसको हाथ से कूटा और उसको यूज़ किया। बट अब वही सेम पर जो महिला है वो अपने पति के साथ रोज़ ड्यूटी करने जा रही है, तो वो सेम मान लीजिए 8 o'clock जा रही है, नाइट में 7 मतलब इवनिंग में 7 o'clock आ रही, क्या उसके पास फ्री टाइम है? नहीं है। तो क्या करेगी, बाजार से मिर्ची का पैकेट खरीदेगी, राइट? क्यों? क्योंकि उसके पास समय नहीं है कि वो मिर्ची काटे, सुखाए उसको और मतलब लाल मिर्च को उसको यूज़ करे। तो क्या करेगी, वो बाजार से मिर्ची का पैकेट खरीदेगी। तो मिर्ची का पैकेट खरीदने से क्या है, एक महिला के साथ ये कहानी नहीं थी, बहुत सारी महिलाओं के साथ ये थी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ कि जो स्पाइसेस बनाने वाली जो कंपनीज थी उनका ग्रोथ हुई, राइट? तो ये क्या है, इसकी वजह से मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस अर्बनाइजेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया में चेंजेस के लिए। ओके, बात करें नेक्स्ट हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन इज शिफ्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज टू ओपन द इकोनॉमी टू द वर्ल्ड मार्केट। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करके इकोनॉमी को वर्ल्ड मार्केट में रिप्रेजेंट करना, जैसे आयात निर्यात करना। तो ये क्या है, लिबरलाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मतलब ये है कि मतलब पैसे का लेन देन, इस तरह की चीज़ें। ओके, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि पुराने समय में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा, अगर किसी की सरकारी नौकरी होना तो वो लाड साहब होते थे। मतलब उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, वो काम भी नहीं करते थे कुछ भी। अगर आप सरकारी दफ्तर में कभी जाओ तो आपकी हिम्मत कैसे हुई सरकारी दफ्तर में आने की, पहले तो ये बोलते थे। अगर कोई फाइल आपने सबमिट करी है तो 6-6 महीने, साल भर लग जाता था, उस फाइल पे काम नहीं होता था। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जॉब की बजाय अब पब्लिक सेक्टर को जो है वो काम दे दिया गया, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। ओके, चलिए अब बात कर ले ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्री मार्केट को बढ़ावा देना। मतलब आप किसी भी देश में कुछ भी सामान बेच सकते हैं, किसी भी देश से सामान खरीद सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, टेक्नोलॉजी एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब लीडिंग टू ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मास मीडिया एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। Technologies of communication from the British period to modern times have brought significant changes. Rise of social media and digital communication post LPG has transformed economic, political and cultural practices. देखिए, टेक्नोलॉजी का यहाँ पे सोशल चेंज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि अभी हम यूट्यूब की ही बात करें तो यूट्यूब की वजह से जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से क्या है कि लोगों को नॉलेज हो रही है, पॉलिटिकली भी, कल्चरली भी बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं। इस वजह से सोसाइटी में चेंज हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल मूवमेंट की। सोशल मूवमेंट ब्रिंग्स अबाउट चेंज बाय एड्रेसिंग सोसाइटल कंडीशन एंड एमिंग फॉर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल मूवमेंट्स जो होते हैं वो ऐसे मूवमेंट होते हैं जो किसी भी सोसाइटल कंडीशन को हाईलाइट करते हैं और उसको चेंज करने के लिए
एम करते हैं। हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी मूवमेंट हैव sought रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिसेस, कल्चरल असर्शन एंड कम्युनिटी राइट्स। इसकी वजह से जो मतलब असमान अधिकार होते हैं लोगों के, या कल्चर असोसिएशंस होती है, सोशल प्रैक्टिसेस होती है, उसमें चेंज करने के लिए बोला जाता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं LGBTQ कम्युनिटी का। जैसे कि पहले इंडिया में जो है ये बैन था, मतलब होमोसेक्सुअलिटी इज़ बैंड, ओके। बट उसके बाद कई पेटिशंस आई हाई कोर्ट में, मतलब बहुत सारे केसेस भी लड़े गए, जिसकी वजह से जो होमोसेक्सुअलिटी है वो मतलब एक अलग उसको दर्जा दिया गया। तो ये क्या है, एक सोशल चेंज है। ये कैसे हुआ, जो हमारी जो LGBT कम्युनिटी है उनके लोगों के मतलब आंदोलनों की वजह से, उन लोगों के मतलब लगातार प्रयास करने की वजह से ये सब हुआ है, ओके। चलिए अब बात करें सोशल मूवमेंट इन इंडिया। सोशल मूवमेंट जो इंडिया में वो बहुत सारे हुए हैं। कॉलोनियल मतलब आज़ादी से पहले भी हुए हैं, आज़ादी के बाद भी हुए हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सोशल मूवमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन विद शेयर्ड आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव एमिंग टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। अब इतने सारे वर्ड्स हमने देख लिए यहाँ पे, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। सोशल मूवमेंट जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड एंड सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन, मतलब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और सस्टेन्ड, मतलब सभी जितने भी सोशल मूवमेंट में जितने भी लोग हैं ना, सबका एक ही मोटो है, एक ही नारा है, विद शेयर्ड आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव एमिंग टू ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी। मतलब सभी लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो यही चाहेंगे कि उनका एक ही मतलब नारा हो, एक ही चीज़ की वो मांग कर रहे हो। जैसे कि किसान आंदोलन का बात कर ले, तो किसान आंदोलन क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड और सस्टेन कलेक्टिव एक्शन है। किनका, किसानों का, जो कि क्या चाहते हैं, एक तरह के जो हमारे राइट्स है, किसानों के जो राइट्स है उन पे वो बात करते हैं, ओके, जिससे कि हमारी सोसाइटी में चेंज हो सके। दे अकर ड्यू टू सर्टेन सोसाइटल कंडीशंस एंड एम टू ट्रांसफॉर्म द सोशल स्ट्रक्चर। ये होते हैं क्योंकि कुछ ऐसी सोसाइटल कंडीशंस होती है जो अच्छी नहीं है, उनको लोग चेंज करना चाहते हैं, इस वजह से इस जो है आंदोलन किए जाते हैं। अब बात करें कॉलोनियल पीरियड की, मतलब आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले क्या की थी डिमांड, मूवमेंट डिमांडेड रिफॉर्म इन एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस, असर्टेड इंडिजिनियस कल्चर ओवर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड फॉट फॉर कम्युनिटी राइट, आइडेंटिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनलिज्म। मतलब आज़ादी से पहले हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, अपने मतलब कल्चर के लिए लड़ रहे थे, ओके, सोशल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए लड़ रहे थे। तो ये क्या है, सोशल मूवमेंट है कॉलोनियल पीरियड की, ओके। अब बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। देखिए इंडिया में इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद भी जो है आंदोलन हुए हैं। मूवमेंट है फोकस्ड ऑन सोशल जस्टिस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एड्रेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शन एंड इश्यूज रिलेटेड टू कम्युनिटी एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। जो बाद में जो आंदोलन हुए हैं उनका मेन फोकस किस पे था, सामाजिक न्याय पे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे, सोशल और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है समाज में उसको कम करने के लिए, या जो वुमेन्स है उनकी जो अधिकार है उनको बढ़ावा देने के लिए जो है आंदोलन किए गए थे। नोटेबल मूवमेंट इंक्लूड द भक्ति मूवमेंट, मूवमेंट अगेंस्ट सती प्रथा, वाइडर रीमैरिज एंड पीसफुल मूवमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। जो नोटेबल मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं वो है भक्ति मूवमेंट, मूवमेंट अगेंस्ट सती प्रथा, सती प्रथा को रोकने के लिए जो आंदोलन किए गए थे वो आंदोलन, और वाइडर रीमैरिज और किसान आंदोलन जो कि नॉर्दर्न इंडिया में हमें देखने को मिले थे, ओके। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, आंदोलन की कितने तरह के मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट जो है यहाँ पे 3 तरह के हमें बताए गए हैं, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, ओके। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एम टू ब्रिंग ग्रेजुअल चेंजेस विद इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं, वो मूवमेंट जो ग्रेजुअल चेंज लाते हैं, ग्रेजुअल चेंज को फॉलो करते हैं, सिस्टम में रहते हुए हुई, सोसाइटी में रहते हुए हुई, ओके।
ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट क्या होते हैं? सीक टू ब्रिंग फंडामेंटल चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस वो होते हैं जो फंडामेंटल चेंजेस होते हैं किसी भी सोसाइटी में, स्ट्रक्चर में। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या होते हैं? एम टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड रिप्लेस इट विद अ न्यू वन। इसमें क्या किया जाता है? एक जो पर्टिकुलर सोशल ऑर्डर है, जो न्याय प्रणाली है, उसको हटा के, सामाजिक प्रणाली को हटा के एक न्यू ही सिस्टम लिया जो है शामिल किया जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट की। क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट में सबसे पहला हमारे पास आता है पीजेंट मूवमेंट, फिर आता है ट्राइबल मूवमेंट, फिर आता है दलित मूवमेंट, देन बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट, देन वुमेन मूवमेंट, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट और मिडिल क्लास मूवमेंट। ओके, ये सारे जो मूवमेंट है ये हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करें पीजेंट मूवमेंट की। फोकस ऑन द राइट एंड इश्यूज ऑफ द पीजेंट कम्युनिटी। पीजेंट का मतलब होता है किसान, किसानों के अधिकार और उनके जो भी इश्यूज हैं उनके लिए जो है पीजेंट मूवमेंट किया जाता है। ट्राइबल मूवमेंट क्या है? एड्रेसेस द राइट एंड कंसर्न ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। दलित मूवमेंट एम टू एलिमिनेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अपलिफ्ट द दलित कम्युनिटी। बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट क्या? फोकस ऑन द राइट्स एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। वुमेन मूवमेंट क्या है? एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स राइट। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास मूवमेंट क्या है? एड्रेस द राइट एंड इश्यूज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। स्टूडेंट मूवमेंट फोकस ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड स्टूडेंट राइट्स। मिडिल क्लास मूवमेंट एड्रेस द कंसर्न्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ मिडिल क्लास। ओके, चलिए अब बात करते हैं चेंजिंग इंडिया चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स। इंडिया में जब चेंज हो रहा था तो उस समय क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े और उसका क्या क्या रिस्पॉन्स हमें मिला। ओके, तो पहली बात तो ये जो चेंज है ना, ये किसी भी सोसाइटी में वो कॉन्स्टेंट होता है, मतलब हर समय होता रहता है। सोशियोलॉजिकली सोसाइटीज़ आर नेवर स्टैटिक एंड इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न्स टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक नॉलेज। जो इंडिया है वो धीरे धीरे अपने ट्रेडिशनल पैटर्न्स को छोड़ के मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहा है बाय फॉलोइंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ और नॉलेज की हेल्प से। ऑनगोइंग प्रोसेस है इंडिया में अभी चेंजेस। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग कॉन्टीन्यूअस चेंज बोथ कल्चरली एंड स्ट्रक्चरली ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। These processes are still unfolding, leading to a ongoing transition in Indian society. Indian society हर एक समय अपने आप को बदल रही है। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंडिपेंडेंस। हमारे पास जो हमारी जो गुलामी थी और उस आज़ादी के बाद हमारी जो सोसाइटी उस पर क्या असर पड़ा। द कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज वॉज सीन एज आइडियोलॉजिकल सिनोनिम विद ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। सिंस इंडिपेंडेंस चेंज हैज़ बीन विजुअलाइज्ड एज द economic growth, expansion of education and cultural transformation through scientific thought। देखिए, जैसे कि हमको आज़ादी मिली तो हम एक आज़ाद देश थे। अब आज़ाद देश का मतलब क्या है कि हम चेंज तो होंगे, बट हमारा जो चेंज का मोटो था वो ये है कि हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है, अपने जो एजुकेशन है उसको बढ़ाना है और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना है थ्रू साइंटिफिक लॉजिक्स। ओके, अब बात करें वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ की। द राइज ऑफ democracy, social justice and nationalism during colonialism influenced the framing of the constitution for independent India. Social change was promised by the constitution aiming to bring unity in diversity through democracy and democratic institution। देखिए, अभी जो अब हम आज़ाद हुए तो हमने क्या किया, जो वेस्टर्न साइड की जो लिबरल वैल्यूज़ है उनको फॉलो किया, जैसे कि इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, नेशनलिज्म, इन सब को फॉलो किया। इसी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने ऐसी चीज़ें शामिल की जिससे कि हमारी जो अनेकता है उसमें भी हमें एकता देखने को मिली। जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारे यहाँ जाति प्रथा थी, जो लोअर कास्ट थी उनको कुछ भी मतलब डेवलपमेंट के माध्यम बहुत ज़्यादा कम थे, बट बाद में जो गवर्नमेंट है उन्होंने आरक्षण दिया, आरक्षण मिला उनको, जिससे कि जो सभी समुदाय है वो आगे बढ़ चढ़कर शिक्षा ले पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं।
Okay, constitutional framework. India aim to become developed industrial society type, fighting structural inequality and providing justice for all sections of society. इंडिया का जो एम है वो एक डेवलप इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट होना है, जिससे कि वो अपनी स्ट्रक्चरल इनक्वालिटी और को प्रिवेंट कर सके और सभी को जो है सभी सेक्शन सोसाइटी के सभी सेक्शंस को इक्वल जस्टिस प्रोवाइड कर सके. चेंजेस वर बोथ ऑर्थोजेनेटिक एंड हेट्रोजेनेटिक. मतलब ऑर्थोजेनेटिक भी चेंजेस हमें देखने को मिले जो कि हमारे अंदर खुद से थे, और इन हेट्रोजेनेटिक जो कि हमें दूसरों की वजह से मिले. ओके, चलिए अब बात करते हैं चेंजेस इन विलेज एंड अर्बन स्पेसेस ऑफ इंडिया. जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमारे जो गांव और जो शहर हैं उन पे क्या असर पड़ा. विलेजेस एंड अर्बन स्पेसेस हैव अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन सिंस इंडिपेंडेंस, रिफ्लेक्टिंग द ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज इन इंडिया. ओके, अब बात करेंगे चेंजिंग रूरल इंडिया. जो हमारा भारतीय गांव का जो इलाका था वो किस तरह से चेंज हुआ. तो अगेरियन रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट, किसान आंदोलन और जो डेवलपमेंट हुई. रिफॉर्म्स एम्ड एट एंडिंग बॉन्डेड लेबर, चेंज पेमेंट मोड्स फ्रॉम काइंड टू कैश एंड रेजिंग free wages and agricultural laborers. Shift from patronage to exploitation as villages merge into towns under urbanization and globalization. देखिए, जैसे ही शहरीकरण हुआ तो जो गांव है वो शहरों में कन्वर्ट होने लगे. डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जो गांव के छोटे लोग जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, ये सब जो लोग थे ना जो कि लकड़ी का काम करते थे, खाती, ये सब जो लोग हैं ये ख़त्म होने लग गए और जो इंडस्ट्रीज़ थी वो आगे आने लग गई. ओके, अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि अभी चैप्टर बहुत ही कम रहता है, प्लस हमें एक स्पेसिफिक टाइम है जो हमें यूनिट को देना है. ओके, चलिए अब रिड्यूस स्टेट सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर. जैसे ही आज़ादी मिली एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा कम सपोर्ट था इंडिया में, इस वजह से फार्मर की सुसाइड हमें कई जगह पे देखने को मिली और मार्जिनलाइजेशन एंड इनइक्वालिटी भी हमें देखने को मिली. ओके, चेंज इन अर्बन स्पेसेस. शहरों में क्या हुआ, शहरों में क्या है कि जगह तो सीमित ही है बट लोग ज़्यादा आते जा रहे थे जिस वजह से शहरों में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें मिले. सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई जब आफ्टर एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हमें ये देखने को मिला कि 70% हिस्सा जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू का वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है. ओके, लेबर कंडीशंस और इनइक्वालिटी भी देखने को मिली और एजुकेशन और स्पेशलाइजेशन भी हमें देखने को मिली और कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिले. मतलब टेंशन बिटवीन वेस्टर्न कल्चर्स, मतलब इस जो शहरों में लोग थे ना वो ज़्यादा गांव से आने के बाद शहरी होने की कोशिश कर रहे थे. इस वजह से जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे. ओके, कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शन आर विजिबल इन फूड, ऑक्यूपेशन, फैशन, जेंडर रिलेशन एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स एंड मोर. ओके, चलिए अब यहाँ पे हमारा ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 3 ट्राइब्स. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.